तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी अनाथ लड़की। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरकारी पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो ना। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी, तुम जहां जाओगे ना मैं भी साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी हूं ना। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ रहा नहीं, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। ये सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, ये मेरे पिता ने दिया है, अपने पिता के साथ मेले जाती होंगी। ये बातें सुनकर इस भोली लड़की की ये ख्वाहिश होती होगी कि मेरे भी पिता होते। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगाकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो, तुम्हें घर पहुंचा दूं। ये कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सेठ जी ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई, कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सारी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंची। मोटर से उतरकर रोहिणी को अब आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। तोहफे देखकर खुशी से फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों के भी कई बंडल थे। उसे उन चीजों को पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की खुशी थी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से छलांग मारी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी बोली, आज तो इतनी देर कहाँ थी? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ, वो देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ देखा और लजाकर सर झुका दिया। बरामदे में पहुंचकर रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, आप मेरे पिता हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार से बोला, हाँ हाँ, तुम मेरी बेटी ही हो। रुक्मणी अब सोच में पड़ी कि मैं क्या खातिर करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। इतने में सेठ जी ने ऊंची आवाज में कहा, अब बाई जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इसे देखने आऊंगा, और उसे पालने पोसने का काम मेरा है। मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूंगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। ये कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू आ गए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। 1 महीने के बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर से तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वो भी रोहिणी के साथ पाठशाला जाती और दोनों माँ बेटी एक ही दर्जे में एक साथ पढ़ती। लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल आता। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते थे तो रोहिणी को देखने जरूर आते। उनका आगमन उसकी खुशी और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोहिणी अब जवान हो गई। उधर सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास अमेरिका से इंजीनियरिंग करके
वापस आए थे। अमेरिका के एक अखबार ने एक हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी पर एक बहुत बड़ा लेख भी लिखा था। उसका स्वागत करने के लिए सेठ जी ने बंबई में एक बड़े जलसे का आयोजन किया। इस उत्सव में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग आए थे और रोहिणी को सेठ जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इस जलसे में ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया हुआ था। बहुत सारे लोग इस जलसे में भाग लेने आए हुए थे। रोहिणी ने इस जलसे में अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत गाना शुरू हुआ। सारे लोग उसकी सुरीली आवाज सुनकर बिल्कुल शांत थे। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए। जब जलसा खत्म होने लगा तो रेशमी हार जो पाठशाला की तरफ से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की तरफ नजर दौड़ाई तो उनकी आंख रोहिणी पर ठहर गई। उन्होंने इस काम के लिए रोहिणी को चुना। रोहिणी सर झुकाए मेज के पास गई। उसने कांपते हुए हाथों से हार को उठा लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को ना जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी से अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब ना दे सकी। ये सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन आई। चलते वक्त उसके गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी अपने आंसुओं को रोक न सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या देवी ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज, तुम ही चले जाओ और शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जो इन शब्दों से छिप न सकी। बोले, अच्छा मैं ही चला जाऊंगा। वो इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वो खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र होने लगी। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी कि लड़की सयानी हो गई है और अब इसका ब्याह हो जाना चाहिए। रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वो पाठशाला से लौटी तो उसे अपनी अम्मी की चारपाई पर एक खत पढ़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं। क्या मेरा भाग्य ऐसा है कि वो मेरी बहू बन सके? रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उसने एक ठंडी सांस ली और चारपाई पर लेट गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आज रोहिणी की शादी का दिन था। दूल्हा आया और उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। दूल्हा सेठ जी का बेटा नरोत्तम दास था। शादी की रस्में खत्म हो गई तो सेठ जी दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा दिया और बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई ना। कहानी अनाथ लड़की। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।